हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक पब बाय विवेक मित्तल। आज का ये जो लेक्चर है ये स्पेशली मैं जो फ्रेशर्स अपने इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं ना उनके लिए ये लेक्चर मैं बेसिकली शूट कर रहा हूँ। इस लेक्चर को शूट करने का जो पर्पस है वो बेसिकली इंजीनियरिंग में जो स्टूडेंट्स हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करते हैं या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करते हैं, मतलब हम लोग जिस सब्जेक्ट का इंजीनियरिंग करते हैं, तो हम जब इंजीनियरिंग करते हैं उस वक्त स्टूडेंट का माइंडसेट कैसा होता है, तो और एक्चुअल रियलिटी क्या है इंडस्ट्री की, वो मुझे ऐसा लगा कि इसमें कहीं तो गैप है। और जो स्टूडेंट्स हैं बेसिकली उनको उनके लिए काफ़ी वैल्यू एडेड होने वाला है ये लेक्चर। और आई होप कि जो एक्सपीरियंस लोग भी हैं वो इसको रिलेट कर पा रहे होंगे कि जब हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे तब हमारा माइंडसेट क्या होता था। तो मुझे ऐसा लगा कि ये इस टॉपिक के ऊपर एक लेक्चर देना चाहिए ताकि अपने जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की हेल्प हो पाए। होता क्या है कि जब हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं ना, अगर कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियर होता है, जब मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर रहा था तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे पूरी की पूरी गाड़ी मैं ही डिजाइन करने वाला हूँ। बट ऐसा होता नहीं है। जो रियलिटी होती है वो डिफरेंट होती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई सारे फंक्शंस होते हैं, वो सब मिल करके बेसिकली कोई प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं। उनमें कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट में आप अपना कैरियर बिल्ड कर सकते हो, और उस डिपार्टमेंट में आपको क्या क्या इनपुट लगने वाले हैं। अगर ये इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर में ही अगर ये सब समझ में आ जाए तो एटलीस्ट उनको किन सब्जेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, वो उनको वो एरिया समझ में आ सकता है। और वो जब सब्जेक्ट उनके प्रैक्टिकल उनकी प्रोफाइल में फ्यूचर में यूज होंगे, जब वो कहीं किसी फील्ड में जॉब करेंगे, या वो अपना प्रोफाइल पहले से ही सिलेक्ट कर सकते हैं इंजीनियरिंग के डे वन से कि यार मुझे इस प्रोफाइल में जाना है, अगर उनको ये सब जानकारी पहले से हो। तो अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को कोई ऐसा बताने वाला नहीं था, या उस वक्त इंटरनेट का उतना चलन नहीं था कि हम लोग यूट्यूब पे जाके कोई वीडियो ऐसा देख लें करियर गाइड का, या कोई बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में हिंदी में बताने वाला कोई ऐसा नहीं था। बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो दोस्त हैं जो इंजीनियरिंग अभी जिन्होंने शुरू की है, अगर वो इस लेक्चर को देखेंगे तो वो डे वन से अपना माइंड मेकअप कर पाएंगे कि यार मुझे इस डिपार्टमेंट में जाना है और उसके अकॉर्डिंगली ही मुझे अपनी पढ़ाई के ऊपर उन स्पेसिफिक एरियाज के ऊपर फोकस ज़्यादा करना है, ताकि ये सब्जेक्ट जब मेरी एक्चुअल प्रोफाइल में यूज़ होंगे तब मुझे इसका बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, और कहीं ना कहीं एक डीपर अंडरस्टैंडिंग के साथ में आप लोग उसमें काम कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले ना जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं या जो कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, मैं अपना एक पर्सनल आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। आप ना 2 मिनट के लिए आंखें बंद करो और इमेजिनेशन करो कि आपकी जो इंजीनियरिंग है वो पढ़ाई जो है वो ख़त्म होने वाली है, और जितने भी अभी क्लास में बंक होते होंगे या टाइम पास होता होगा, टीचर की एब्सेंस में इधर उधर की बातें होती होंगी, ये सारी चीज़ें आप सोचो कि खासकर इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं जहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट होता है, कोई भी ऐसी पढ़ाई जहाँ पे आपको पता है कि कैंपस आना है 6 सेमेस्टर के बाद या 4th सेमेस्टर के बाद, जो भी आपका रूटीन रहेगा, और 1-2 सेमेस्टर बचे रहते हैं जब कैंपस हो रहा होता है, लास्ट ईयर चल रहा होता है हमारी एजुकेशन का। आप जस्ट आंखें बंद करके कल्पना करो कि आपने 3 साल अपने ऐसे ही निकाल दिए। आपकी बहुत सारी सप्लीज हैं जिसकी वजह से आप उस कैंपस प्लेसमेंट में बैठ नहीं पाओगे, इंटरव्यू के लिए बैठ ही नहीं पाओगे आप। आपके जो परसेंटेज हैं वो 60% या 65%, 70%, जो भी क्राइटेरिया आज की डेट में चल रहा है उससे आपके मार्क्स जो हैं वो कम हैं। आपका फिल्टरेशन वहीं पे होगा कि ये स्टूडेंट कैंपस में बैठ ही नहीं सकते। अब जब आपका एक एज चल रही होती है, जब हम स्टूडेंट होते हैं, तब तक तो पेरेंट्स को भी पता होता है कि बच्चे हैं, ठीक है, घर का खर्चा चल रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है, अब वो जो फ्रस्ट्रेशन होता है, जो टाइम बंक मारने में स्पेंड किया, जो इधर उधर के टाइम पास करने में स्पेंड किया, जो इंजीनियरिंग में जो प्रैक्टिस के जो लेक्चर्स होते हैं, जो फिजिकल जिसमें चाहे वो पेंट शॉप है, चाहे वो स्मिथी शॉप है,
या फिर वो आपकी इंजीनियरिंग की कोई ना कोई प्रैक्टिकल जो शॉप्स होते हैं इसमें प्रैक्टिकल होते हैं, उसमें आप इमेजिन करो कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि डेडिकेशन के साथ लगे होते हैं हमारी क्लास में, और मोस्टली जो है वो इधर उधर टाइम पास कर रहे होते हैं, गप्पे मार रहे होते हैं बैठ के, टीचर है या नहीं है जो भी है, तो कुछ प्रैक्टिकल हो रहा होता है उसको ध्यान से नहीं करते हैं। आप कल्पना करो कि वो सारी चीज़ें आपको उस टाइम पे ध्यान में आएगा कि काश अगर मैं ये कर लेता उस टाइम पे तो आज सिचुएशन कुछ और होती। तो मोस्ट ऑफ दी ये सबके साथ में होता है, बट तब तक अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, मोस्टली सबके साथ में ऐसा होता है। ट्रुथ का रियलाइजेशन कभी ना कभी सबको होता है, बट कुछ लोगों को जल्दी हो जाता है, कुछ लोगों को लेट होता है। वो जो लेट होता है वो इतना लेट होता है कि फिर जिंदगी के थपेड़े धीरे धीरे पड़ते हैं इंसान को ना, और फिर बाद में समझ में आती है। तो ये इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ में मेरा सब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि जब आप अपनी पढ़ाई करते हो ना तो इतने डेडिकेशन के साथ करो कि एटलीस्ट वो पढ़ाई आपको जिंदगी भर वो पढ़ाई आपको कमा के देगी। हमारे टीचर्स बोलते थे कि अगर आपने इस टाइम में ये टाइम सही से आपने अच्छे से पढ़ाई कर लिया, ये जो 5 साल 10 साल जो भी हमारे पढ़ाई का जो टाइम पीरियड होता है जब हम प्रोफेशनल कोर्स करते हैं आफ्टर 10th+2, तो ये जो पढ़ाई करते हैं जिंदगी भर फिर उसके बाद आपकी जिंदगी आराम से निकलेगी। बट कुछ लोग क्या करते हैं उस टाइम पे टाइम पास करते हैं और जिंदगी भर फिर उनकी जिंदगी को उनको मेहनत करनी पड़ती है। सब लोगों का बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं होता कि आपको सब चीज़ें अगर आपने कुछ नहीं भी किया तो भी आपकी लाइफ स्मूथ चल रही है। बहुत सारे लोगों को मेहनत करके ही आगे बढ़ना पड़ता है, और जो उसमें पढ़ाई जो है हमारा मेन जो सबसे बड़ा हथियार होता है। तो चलो अभी हम लोग इस चीज़ से हट के मेन टॉपिक पे आते हैं। इंजीनियरिंग में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं और कौन कौन से फंक्शंस होते हैं बेसिकली, वो मैं आज इसके ऊपर बात करूंगा। तो अगर हम लोग प्रोडक्ट की डेवलपमेंट स्टेज से जाएं, जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लो कि मार्केट में कोई कार डेवलप करनी है, ठीक है, तो उसका एग्जांपल लेते हैं। कार डेवलप करनी है तो सबसे पहले कार डेवलप करनी है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? कार तो ऑलरेडी मार्केट में है, ऐसा तो नहीं है कि इस प्लेनेट के ऊपर कारें नहीं है। तो कार, बहुत सारी टाइप की कारें ऑलरेडी मार्केट में हैं। तो होता क्या है कि जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एक सबसे पहला डिपार्टमेंट होता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जो कि मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है। मान लो टाटा कंपनी है, अब टाटा कंपनी को कोई कार लॉन्च करनी है। ऐसा तो नहीं है कि टाटा कंपनी कार नहीं बना रही है, आज की डेट में कार तो बहुत पहले से बना रही है। लेकिन जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो क्या करता है, वो कॉम्पिटिटर का चेक करता है कि कॉम्पिटिटर क्या, कौन सा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, किस कॉस्ट में प्रोवाइड कर रहा है, और उस मार्केट से डिमांड क्या आ रहा है, किस प्रोडक्ट का डिमांड आ रहा है, मार्केट की नीड्स क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो मार्केट एक प्रोडक्ट कार्ड शेयर करता है इंजीनियरिंग के साथ में कि मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन करके दो। तो ये सबसे पहला काम मार्केटिंग डिपार्टमेंट का। अभी बहुत सारे लोग जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज में उनको मार्केटिंग का लगता है कि यार कुछ तो बेचना है, बेचना है, बट उससे भी पहले मार्केटिंग का एक काम होता है कि क्या बेचना है, वो डिजाइन करवाना है ऑर्गेनाइजेशन से। तो इंजीनियरिंग को एक प्रोडक्ट कार्ड देता है कि मेरे को इस स्पेसिफिकेशन का टेंटेटिव इस कॉस्ट के अंदर एक प्रोडक्ट डिजाइन करके दो, और उसका डिजाइन सिमिलरली कुछ तो इस प्रोडक्ट को कॉम्पिटिट करना है मार्केट में जो एग्जिस्टिंग में कंपटीशन होता है। तो इस तरह का एक स्पेसिफिकेशन बेसिकली प्रोडक्ट कार्ड की रूप में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को दिया जाता है। अब जो इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट, अब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आता है। अब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर बेसिकली जो, अगर मैं इसको पढ़ाई से भी रिलेट करूं, इंजीनियरिंग मतलब डिजाइन डिपार्टमेंट, पीडी भी बोलते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी बोलते हैं उसको। अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है वो क्या करता है, वो उस प्रोडक्ट का एनालिसिस होता है। सबसे पहले मार्केटिंग जब इंजीनियरिंग को देगा, इंजीनियरिंग का ये एक फंक्शन होता है कॉस्ट इंजीनियरिंग। वो कॉस्ट इंजीनियरिंग एग्जिस्टिंग से रेफरेंस उठा उठा करके एक टेंटेटिव उसका कॉस्ट निकालता है कि इसका जो कॉस्ट रहेगा वो इस रेंज में रहेगा। वो कॉस्ट अगर उस रेंज में रहता है जितना मार्केटिंग का एक्सपेक्टेशन है, तो फिर उसका नेक्स्ट स्टेज में डिजाइन होना शुरू होता है। डिजाइन में, अभी डिजाइन में फर्दर कई तरह के वर्टिकल होते हैं, उसमें व्हीकल इंटीग्रेशन होता है, हाइड्रोलिक्स होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, ट्रांसमिशन होता है। व्हीकल इंटीग्रेशन मतलब पूरा का पूरा डिजाइन फिर उसको एक इंटीग्रेट करना है, तो व्हीकल इंटीग्रेशन के लोग होते हैं। हाइड्रोलिक्स मतलब गाड़ी में जो न्यूमेटिक सिस्टम है, हाइड्रोलिक जो सिस्टम है बेसिकली फ्लूइड सिस्टम है, जो वो सारी जो इंजीनियरिंग होती है वो हाइड्रोलिक इंजीनियर अलग से होते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो वायरिंग हार्नेस देखते हैं, प्रोप्राइटरी के पार्ट्स देखते हैं, गाड़ी के अंदर जो स्टार्टर मोटर लग रहा है, जो इलेक्ट्रिकल अल्टरनेटर लग रहा है, अन्य अन्य जितने भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड चीज़ें हैं या प्रोप्राइटरी है, वो सब इलेक्ट्रिकल के जो
लोग हैं वो देखते हैं जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, वो एक अलग से इंजीनियर होता है। ट्रांसमिशन इंजीनियर मतलब जो आपका जो प्रोपेलर शाफ्ट है या आपका जो बेसिकली गियर हो गया, आपका गियर बॉक्स हो गया, ये सारी जो आइटम्स हैं वो सब ट्रांसमिशन के अंडर में आती हैं। तो अब जो आप लोग जो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो तो आपको ये चीज़ में ध्यान देना है कि मुझे इस सब्जेक्ट के ऊपर फोकस ज़्यादा करना है अगर मुझे स्पेसिफिक इस कैटेगरी में जाना है। तो आपको यूनिग्राफिक्स, कटिया, 3D मॉडलिंग ये सब तो आना ही चाहिए, बट उसके अलावा आप ये सब तो टूल है, सॉफ्टवेयर है, बट उसमें डिज़ाइन क्या करना है। ठीक है। बहुत सारे लोग 3D यूनिग्राफिक ये सब 3D सॉफ्टवेयर सीखने में बहुत सारा टाइम लगाते हैं, बट एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, आज की डेट में बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर ना 3D के ऊपर काम करने वाले लोग जो है ना वो अलग से हायर किए जाते हैं, और जो मेन इंजीनियर होते हैं जिनको कोर इंजीनियरिंग की नॉलेज होती है वो उनके पीछे खड़े होकर बोलते हैं ये डिजाइन करो, ये डिजाइन करो। तो 3D सॉफ्टवेयर आना ऐसा बहुत मैंडेटरी नहीं है, अगर आपको इंजीनियरिंग में जाना है तो वो आप बाद में भी सीख सकते हो। आपका मेन फोकस होना चाहिए कि जो आप पढ़ाई कर रहे हो और उस इन कैटेगरी में से व्हीकल इंटीग्रेशन, हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रिकल, ट्रांसमिशन, इन कैटेगरी में से आपको किस कैटेगरी के अंदर ज़्यादा जाना है, तो आप अपना फोकस का पढ़ाई उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रख सकते हो। ठीक है। उसके बाद एक आता है, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट, टाटा ने अभी कार बनानी थी, मार्केटिंग ने प्रोडक्ट कार्ड दे दिया, इंजीनियरिंग ने वो प्रोडक्ट डिजाइन कर दिया, कॉस्टिंग ने कॉस्ट इंजीनियरिंग करके उसका कॉस्ट निकाल दिया। अब उसके बाद में जब एक उसका प्रोटो सैंपल बनता है सबसे पहले गाड़ी का ना, प्रोटो सैंपल मतलब उसका एक लिमिटेड जो डिजाइन बना है वो डिजाइन का एक प्रोटो कार बनती है। फिर उसको टेस्टिंग करना होता है, उसका टेस्टिंग एंड वैलिडेशन, ये दोनों एक ही फंक्शन है, अलग अलग वर्टिकल रहते हैं उसमें डिपार्टमेंट में। टेस्टिंग में क्या होता है, जितने भी पार्ट बने हैं वो सब एक सर्टन कंडीशंस के ऊपर टेस्ट किए जाते हैं, उनको वैलिडेट किया जाता है कि ये गाड़ी इस कंडीशंस के अंदर जो है वो प्रूवन कार है। उसकी टेस्टिंग में अलग अलग तरह की टेस्टिंग होती है, 50 तरह के जो टेस्टिंग के पैरामीटर्स रहते हैं, वैलिडेशन के पैरामीटर रहते हैं, उनको बार बार बम्प टेस्ट किया जाता है उसका। मतलब वो एक अलग डीप फील्ड है, अगर उसमें जाऊंगा तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन है, लेकिन टेस्टिंग एंड वैलिडेशन होता है उसका बेसिकली, तो वो एक अलग डिपार्टमेंट है जिसमें लोग होते हैं। तो अगर आपको टेस्टिंग एंड वैलिडेशन डिपार्टमेंट में जाना है तो आपको, अगर उसमें इंजन सबसे जो क्रिटिकल जो पैरामीटर होता है, और बाकी जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनका लाइफ कितना रहना चाहिए, कंपनी ने जो वारंटी दी है उस वारंटी से पहले वो फेल तो नहीं हो रहे पार्ट, तो अलग अलग, अगर कार है तो वो पहाड़ पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए कंपेटिबल है कि नहीं है, उसका जो टॉर्क है या जो उसके अन्य अन्य जो पैरामीटर है वो सब पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो वो टेस्टिंग एंड वैलिडेशन में बेसिकली किया जाता है। फिर एक और डिपार्टमेंट होता है, अभी जैसे आपने कार बना भी दी, उसका वैलिडेशन भी हो गया, ठीक है, उसके बाद में अभी उसके पार्ट जो है उसमें गाड़ी में कम से कम 1000-1500 टाइप के पार्ट लगते हैं उसके अंदर, उसमें भी अलग अलग कॉमोडिटीज होती हैं। जैसे अगर उसमें टायर है जो रबड़ प्लास्टिक कॉमोडिटी में आता है, उसके अंदर शीट मेटल के पार्ट हैं जो कि फॉर्मिंग, लेजर कटिंग या अन्य अन्य प्रोसेस से बनते हैं, कार हैं तो प्रेसिंग से ही बनते हैं। उसके अंदर आपका इंजन वो अलग से एक एग्रीगेट है जो किसी ना किसी से प्रोप्राइटरी आइटम रहेगा वो बाय करना है, ठीक है। या फिर उसके अंदर आपका जो इलेक्ट्रिकल के पार्ट हैं गाड़ी के अंदर, प्लास्टिक के पार्ट हैं, तो ऐसे अलग अलग कॉमोडिटी रहती है उसके अंदर, कास्टिंग, फोर्जिंग। तो परचेज डिपार्टमेंट में भी अलग अलग डिवीजन होते हैं कौन सी कॉमोडिटी है। तो जब आप पढ़ाई कर रहे हो उसके अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी आप पढ़ते हो, अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हो तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है उसको, क्योंकि यही चीजें आपको कहीं ना कहीं आगे परचेजिंग में यूज होने वाली हैं अगर आप परचेजिंग डिपार्टमेंट में आने वाले हो तो परचेजिंग में स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग, डेवलपमेंट और फिर अदर कमोडिटी डिस्ट्रीब्यूशन उसके अंदर, ठीक है। अब परचेजिंग करना है, कोई मटेरियल को डेवलप करना है, पहले डेवलप करने से बाद उसको पार्ट को डेवलप करना है और पार्ट लेकर के आने हैं असेंबली के लिए, प्रोडक्शन के लिए। तो उसके बाद में जो एक कॉस्ट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है वीएवी, वो परचेजिंग को टारगेट देता है कि यार ये पार्ट तुम्हें इतने रुपए में खरीद के लाना है, तो वो परचेजिंग के लिए टारगेट कॉस्ट का काम करता है। तो वो एक अलग डिपार्टमेंट होता है, वो कभी कभी इंजीनियरिंग का फंक्शन होता है, कभी कभी इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है, ठीक है। ये भी एक अलग डिपार्टमेंट है। उसके बाद में एक, अभी परचेजिंग ने पार्ट डेवलप कर दिए, ठीक है, अभी उसका प्लानिंग करना है, प्रोडक्शन का प्लानिंग करना है, अभी उसको प्रोडक्शनाइज करना है। जैसे टाटा को मान लो महीने की 10,000 गाड़ियां बनानी है, अब वो 10,000 गाड़ियां बनाने के लिए 10,000, 1500 टाइप के पार्ट 10,000 क्वांटिटी में आने भी तो चाहिए ना। तो उसका प्लानिंग कैसे करना है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, पीपीसी डिपार्टमेंट होता है एक ना। तो वो पीपीसी डिपार्टमेंट के टीम में ही आपका सप्लाई चेन रहता है, वो सप्लाई चेन जो है वो मटेरियल, रेगुलर मटेरियल वेंडर्स को शेड्यूल प्लेस करता है, और मटेरियल की इनवर्टिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उसकी रहती है, ठीक है। अभी इसके बाद में एक स्टोर डिपार्टमेंट भी होता है, मैं इसमें डालना भूल गया, ठीक है।
यहाँ पे एक स्टोर डिपार्टमेंट, एक स्टोर डिपार्टमेंट रहता है, पीपीसी ने मटेरियल, और एक सप्लाई चेन, चेन एंड स्टोर। अभी सप्लाई चेन शेड्यूलिंग करेगा और स्टोर डिपार्टमेंट है जो प्लांट में इन्वर्टिंग करेगा, वो एक डिपार्टमेंट होता है। उसके लिए आपको पैकेजिंग का नॉलेज होना चाहिए, सप्लाई चेन को जो है वो फॉलोअप कैसे करना है। ये थोड़े ज़्यादा टेक्निकल प्रोफाइल नहीं है, ये इसमें फॉलोअप का काम ज़्यादा रहता है। तो इंजीनियरिंग की आपकी बुक्स में इसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको कंटेंट मिलेगा भी नहीं, बट ये भी एक डिपार्टमेंट होता है। तो अगर मैं स्टेप बाय स्टेप चलूँ तो ठीक है। फिर उसके बाद में अभी मटेरियल आ भी गया प्लांट के अंदर, पीपीसी ने प्लानिंग भी कर दिया और जो है मटेरियल प्लांट में आ भी गया। अभी इसके साथ में क्वालिटी डिपार्टमेंट होता है ना, इसको एसक्यूई सप्लायर क्वालिटी इंजीनियरिंग, एसक्यूए सप्लायर क्वालिटी एश्योरेंस, एसडीई सप्लायर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग, अलग अलग नाम है इसके, अलग अलग एमएनसीज के अंदर, अलग अलग कंपनी के अंदर। ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, एसक्यूई क्या करता है, जब परचेज कोई पार्ट को डेवलप करता है तो उसके साथ में सप्लायर के पास में जाकर के उसका अप्रूवल करना होता है उस पार्ट का। तो जो एसक्यूई होता है ना, वो उस पार्ट का पीपैप करता है। पीपैप का मतलब होता है प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस। अभी आपको ये इंजीनियरिंग में कहीं ना कहीं पढ़ने को मिलता है, लेकिन हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, हम लोग इसको देखते भी नहीं है कि पीपैप क्या होता है। कहीं ना कहीं जो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट होते हैं उसमें ये सब चीजें रहती हैं, लेकिन उस टाइम पे हम लोगों को इनके बारे में पता नहीं होता, हम सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं इसको ना, कि लिख के आ जाएंगे रट्टा मार के कुछ। तो एसक्यू डिपार्टमेंट उसका पीपैप करता है। पीपैप का मतलब होता है कि कोई पार्ट, किसी इंसान ने कभी तो कोई पार्ट को डेवलप करने के लिए एक परफेक्ट तरह का प्रोसेस यूज किया था। अब वो प्रोसेस, किसी इंटेलिजेंट इंसान ने कोई एक प्रोसेस यूज किया कि ये पार्ट अगर इस प्रोसेस से बनाएंगे तो ये पार्ट का जो क्वालिटी है वो अच्छा आएगा, तो उसको डॉक्यूमेंटेड कर दिया, उसको पीपैप बोलते हैं। उसमें 18 तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं, तो वो आप डिटेल में पढ़ोगे आपको कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगा, आपकी बुक्स में रहेगा। तो एसक्यू डिपार्टमेंट का ये काम होता है। उसके बाद होता है एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जैसे आपने पार्ट डेवलप कर दिया, सप्लाई चेन लेके आएगा, उसके बाद जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसका काम है प्रोडक्शन करना। तो प्रोडक्शन भी एक डिपार्टमेंट होता है कंपनीज के अंदर, जिसमें प्रोडक्शन के सुपरवाइजर रहते हैं, और आपका प्रोडक्शन जितना टारगेट है प्रोडक्शन का उतना प्रोडक्शन निकलवाना है। फिर उसमें आगे डीप में जाओगे तो बहुत सारी तरह की जैसे एनालिसिस रहते हैं बहुत तरह के, उसमें टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, किस तरीके से करना है, जो आप इंजीनियरिंग में पढ़ते हो, टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, ये बहुत सारी चीजें आती है। शेड्यूलिंग आता है उसमें, तो बहुत तरह की चीजें आती हैं। वो सब चीजें आपको बुक्स के अंदर उसके ऊपर ध्यान देना है आपको, प्रोडक्शन के ऊपर ना। तो ये भी एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है। फिर उसके बाद में होता है सेल्स डिपार्टमेंट। अभी आपने प्रोडक्ट बना भी दिया, उसको बेचना है, तो सेल्स डिपार्टमेंट होता है। तो उसके लिए वो डीलर के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, डीलर से ऑर्डर लेते हैं, और फिर वो सारा सेल का जो काम चलता है वो सब सेल्स डिपार्टमेंट करता है। इसके साथ में एक डिस्पैच डिपार्टमेंट भी होता है, जो कि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्पैच की होती है। तो वो डिस्पैच भी करता है मटेरियल को, वो भी एक डिपार्टमेंट है, उसके अंदर भी यूज होती है इंजीनियरिंग जिन्होंने लोगों ने की होती है। अभी आपने मटेरियल बेच भी दिया, अभी उसको सर्विस करना है उसका ना, सर्विस एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। अभी सर्विस जो है इंजन यहाँ पे सर्विस का मतलब है कि कस्टमर को अगर मान लो, डीलर को अगर मान लो किसी सपोर्ट की जरूरत है, या कस्टमर को किसी सपोर्ट की जरूरत है, तो उसके लिए सर्विस डिपार्टमेंट होता है। और अभी इतना बड़ा प्लांट है जहाँ पे गाड़ियां बन रही हैं, उस प्लांट के अंदर बहुत तरह की मशीनें हैं, उन सब मशीनों की मेंटेनेंस की भी जरूरत होती है, तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है। अब वो जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है उसके भी कई तरह के पार्ट होते हैं। अभी लोग बोलते हैं कि अगर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखा है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखा है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाली कंपनी में कोई काम नहीं है, ऐसा गलत है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंपनी के अंदर उसको इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस का काम मिल सकता है। तो मेंटेनेंस के अंदर इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, मैकेनिकल मेंटेनेंस, और अदर देन इन दोनों के अलावा भी जो मेंटेनेंस होती है उसके लिए भी लोग लगते हैं। ठीक है। इसके बाद में एक डिपार्टमेंट होता है करंट प्रोडक्ट मैनेजमेंट, सीपीएम डिपार्टमेंट होता है। वो सीपीएम का काम क्या होता है कि जब फील्ड में आप कोई मान लो गाड़ी यूज कर रहे हो और उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपने डीलर के पास जाते हो, और डीलर ये जितनी सारी प्रॉब्लम्स का डाटा जो होता है ना, वो ओईएम्स में जो करंट सीपीएम डिपार्टमेंट है उसके पास में जाता है, और फिर वो लोग जो उसके इश्यूज हैं वो इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं। इंजीनियरिंग का कहीं पे कोई डिजाइन चेंज करना है, या फिर उसके अंदर किसी भी तरह के जो भी काम करने हैं वो सब करके उसको कोऑर्डिनेट करके उस इशू को रिजॉल्व करते हैं। इसके लिए बोलते हैं कि आप कभी भी कोई गाड़ी खरीदो ना, तो कोई ऐसी गाड़ी खरीदो जो 3-4 साल मार्केट में चल चुकी है। क्योंकि जब कोई डिजाइन स्टेज से कोई मटेरियल डिजाइन स्टेज में होता है
तो उसमें बहुत तरह के इशू जब कस्टमर यूज करता है ना, जो कि टेस्टिंग एंड वैलिडेशन के टाइम पे पकड़ में नहीं आते, तो कस्टमर जो होता है, जो एंड यूजर होता है, वो सबसे बड़ा बेसिकली टेस्टिंग और वैलिडेशन का बंदा होता है। तो वो जो फीडबैक देता है, वो फीडबैक सीपीएम डिपार्टमेंट के पास आती है, और सीपीएम डिपार्टमेंट उसके ऊपर काम करता है और इन इश्यूज को रिजॉल्व करता है। और जिसमें बोलते हैं, जैसे बोलते हैं प्रूवन कार है, एल्टिगा प्रूवन कार है, वैगनर प्रूवन कार है। तो कुछ जो कारें हैं वो प्रूवन कारें हैं बिकॉज वो अपना एक साइकिल पूरा कर चुकी है मार्केट में ना। और फिर कंपनीज क्या करती है, उनमें माइनर से चेंजेस कर दिए छोटे मोटे, कोई आगे से लाइट चेंज कर दी, पीछे से बम्पर चेंज कर दिया, उसमें माइनर चेंजेस रहते हैं, कोई मेजर चेंजेस नहीं आता उन प्रोडक्ट्स के अंदर। एक कंपनीज के अंदर अभी करंट प्रोडक्ट है, अभी उसके बाद आता है फाइनेंस डिपार्टमेंट। आपने भी कर दिया, अभी अकाउंटिंग है, फाइनेंस हैंडल करना है, तो उसमें सीए लगते हैं, आईसीडब्ल्यू के लोग लगते हैं, तो वो सब एक फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी होता है कंपनीज के अंदर। अभी कोई सीए सोचेगा कि मैं सीए कर रहा हूँ, अभी मैं तो बैंक में नौकरी करूंगा या फिर कहाँ नौकरी करूंगा, बट ऑटोमोबाइल कंपनी में भी उनकी जरूरत रहती है, आईटी कंपनी में भी उनकी जरूरत रहेगी। तो हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस रहते हैं, तो हर एजुकेशनल बैकग्राउंड की नीड कहीं ना किसी फंक्शन के लिए रहती है। अभी सबसे लास्ट में एक मैंने इसमें आईटी डिपार्टमेंट भी लिखा है। तो बहुत सारी कंपनीज में, अभी कंपनी में इतने सारे कंप्यूटर हैं, लैपटॉप्स हैं, आईटी की सिक्योरिटी, ड्राइंग चोरी ना हो जाए, डाटा चोरी ना हो जाए, उसकी रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो उसमें आईटी इंजीनियर भी लगते हैं उसके अंदर। तो जो जिन्होंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, तो वो लोग भी लगते हैं ऑटोमोबाइल कंपनी के अंदर भी। तो कुल मिलाकर के जब आप अपनी इंजीनियरिंग कर रहे होते हो, या कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, तो स्पेसिफिक अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं, तो भले आप किसी भी बैकग्राउंड से इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो उसकी जरूरत कहीं ना कहीं किसी ना किसी हर कंपनी में रहती है। तो अभी मैंने जो आपको डिपार्टमेंटल नॉलेज दिया, बहुत कम टाइम में मैंने समझाया है। बहुत ज़्यादा डिटेल में समझना है, तो मेरे को किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के बारे में समझना है, तो मेरे को आप ईमेल भी लिख सकते हो, vivek.mittal1 @ymail.com। फिर से रिपीट कर देता हूँ, VIVEK, विवेक.मित्तल, MITTAL, मित्तल #1 ये मेरा ईमेल आईडी है। आप मुझे ईमेल लिख सकते हो, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, बेसिकली एक्सप्लेन करने का मतलब यही था कि एक ब्रॉड लेवल क्लियर होना चाहिए। और जैसा कि मैं सोचता था, सीरियसली मुझे तो ऐसे ही लगता था कि यार ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, जाके गाड़ी डिजाइन कर दूंगा, बट ऐसा नहीं होता है। आपको कोलैबोरेशन के साथ काम करना होता है, डिफरेंट फंक्शंस के साथ में काम करना होता है, और एक कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ में आपको, इंक्लूसिवनेस के साथ में आपको प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लॉन्च करना होता है एज अ टीम। तो ये किसी एक डिपार्टमेंट का काम नहीं होता, उसमें मल्टी डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मोस्टली अगर आपने एमबीए किया हुआ है, तो आपको अच्छा एक एमबीए से सीखने को मिलता है। इंजीनियरिंग के बाद अगर आपको लगता है कि मार्केटिंग में जाना है, तो इंजीनियरिंग कर प्लस एमबीए आप कर सकते हो। और इंजीनियरिंग और डिज़ाइन डिपार्टमेंट में जाना है, तो आपको सोम और टॉम बहुत डीप नॉलेज के साथ में पढ़ना है, ठीक है। टेस्टिंग एंड वैलिडेशन में जाना है, तो आप वही जो आपका डीप मैकेनिकल के जो सब्जेक्ट हैं, आपको वो डीपर बेसिकली जो आपका टेस्टिंग में आपका टेस्टिंग के पैरामीटर, वही आपको डीप अगेन सोम टॉम और फ्लूइड मैकेनिक्स और जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो आपको डीप में पढ़ने पड़ेंगे। परचेजिंग एंड डेवलपमेंट, स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग, आपको अपने कम्युनिकेशंस के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा, स्किल्स के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा, और साथ में टेक्निकल नॉलेज आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये टेक्नो कमर्शियल प्रोफाइल है। कॉस्ट इंजीनियरिंग, अगेन आपको जो मैथमेटिकल और कैलकुलेटिव माइंड आपको डेवलप करना पड़ेगा इसके लिए। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, पीपीसी आपका, परचेजिंग, कॉस्टिंग और प्रोडक्शन, इन तीनों डिपार्टमेंट के लिए आपका एमएस ऑफिस अच्छा होना बहुत जरूरी है, आपको एक्सेल का नॉलेज बहुत अच्छा चाहिए। तो जैसे ही आपको लगे ना कि आपको इन डिपार्टमेंट में जाना है, तो आप कंप्लीट यूट्यूब या अदर जो भी आपके पास सोर्सेज अवेलेबल है, तो आप अपना एमएस ऑफिस जो है वो इम्प्रूव कर लो, क्योंकि बहुत सारा आपको डाटा एनालिसिस करना पड़ता है। एसक्यू एसडी डिपार्टमेंट जो बेसिकली रहते हैं, इसमें भी आपको डीप टेक्निकल नॉलेज चाहिए। तो ये सब बेसिकली हैं। सेल्स डिपार्टमेंट, अगेन आपको सेल करना है प्रोडक्ट अपना। तो ये सारे डिपार्टमेंट का ओवरव्यू मैंने आपको दिया। और सबसे लास्ट कि मुझे ना किसी ने बोला था, एक बार हम लोग कॉलेज में बैठे हुए थे, तो एक हमारा, उस वक्त प्लास्टिक टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं थी ट्रेड की ना। तो एक प्लास्टिक टेक्नोलॉजी का, हम लोग लंच कर रहे थे, तो ऐसे ही बैठे हुए थे नीचे घास में, तो बोला कि यार ये प्लास्टिक टेक्नोलॉजी की तो वैल्यू नहीं है। तो मेरा एक दोस्त था, उसने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, मुझे हमेशा याद रहता है। उसने ना एक पीपल का पेड़ दिखाया,
जो कि सेकंड फ्लोर पे लगा हुआ था कॉलेज के ना, और दीवार में से निकला हुआ था। तो उसने बोला था कि यार वो पीपल का पेड़ नजर आ रहा है, अगर वो अपना एग्जिस्टेंस बना सकता है जहाँ पे उसको ना पानी मिल रहा है ना उसको खाद मिल रही है और धूप में अलग से तप रहा है कंटिन्यू, अगर वो अपनी एग्जिस्टेंस बना सकता है ना, तो इस दुनिया में कोई भी अपनी एग्जिस्टेंस बना सकता है। तो आप क्या कर रहे हो, किस डिपार्टमेंट में हो, कौन सा काम कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप उसको किस तरीके से कर रहे हो ना, और उसमें आप कितनी परफेक्शन के साथ, डेडिकेशन के साथ उसको आप कर रहे हो, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसकी ज़्यादा या कम इम्पोर्टेंस है, कोई भी ऐसी ट्रेड नहीं है जिसकी कम या ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस इस चीज़ की है कि आप उसको कितने डेडिकेशन के साथ कर रहे हो, तो आप उसमें निखर के आ सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरे वीडियोस। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।